मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 18 जुलाई। स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू न्यूज़पेपर। सो द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक एमसीक्यू फॉर द यूपीएससी और लास्ट पीवाईक्यू, यू कैन सी दैट। सो हम देखेंगे आज का यूपीएससी का, तो हमारा है ये 2004 का क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। हालांकि यूपीएससी में थे उससे पहले, पर एक्चुअली में क्या था, उनके जो पार्ट्स थे बहुत कम थे। जैसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए, तीन क्वेश्चन पूछ लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बट इस बार थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी। क्वेश्चंस आपने ओनली पेयर वन, ओनली पेयर टू वाले क्वेश्चंस को भी देखा होगा। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टा। ठीक, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वेस्ट में फ्लो होती हैं रिवर, कहाँ पर, पेनिनसुलर में, इंडिया हैव नो डेल्टा, उनका कोई डेल्टा का रूप नहीं धारण करती हैं। आगे, दीज रिवर डू नॉट एनी कैरी एनी एल्यूवियल सेडिमेंट, और ये रिवर कोई भी एल्यूवियल सेडिमेंट को कैरी नहीं करती, मतलब नहीं कैरी करती हैं। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए इसमें पहले क्या होता था कि हम एक्सट्रीम वर्ड निकाल के उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिया करते थे। तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम वर्ड क्या है, एनी। तो ये तो डेफिनेटली है कि ये वाला गलत हो गया होगा आपका, आर वाला। तो आर वाला हमारे पास फॉल्स का, ये रहा बस। बाद बाकी आपको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ, सॉरी सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिकॉज वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टा, इनके पास कोई डेल्टा नहीं होता जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं। क्लियर है? आगे उसके बाद उसके बाद दीज रिवर डू नॉट कैरी एनी एल्यूवियल सेडिमेंट्स, और ये कोई भी एल्यूवियल सेडिमेंट नहीं ले जाती। ऐसा कैसे हो जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सो आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। सो आंसर इज सी। ठीक है, अब अपना पीसी देखना स्टार्ट करते हैं। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट 17 जुलाई। ठीक है, और इसमें हमारा पहला, सबसे पहली न्यूज़ क्या है। और देखिए मैंने क्या बताया आपको कि मैं क्या करता हूँ, जो भी पीसी लेके आता हूँ वो एक दिन पहले का होता है। रीज़न क्या है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। आपका पीआईबी है, इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर मान लीजिए अदर जो साइट्स हैं आपकी रिलेटेड टू दी यूपीएससी, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए एक दिन लेट हो जाता है। बट हाँ, इसको मैं अर्ली इन द मॉर्निंग अपना द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस कराने से पहले इसको मैं ज़रूर कराता हूँ पीसी को। इससे क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको द हिंदू का पूरा एनालिसिस समझ में नहीं आता। उनको इतना चाहिए होता है कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, या लास्ट डे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, तो उन चीज़ों को वो नोट कर लें, और एक उनका पास एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया उनके पास करंट का हो जिसको वो रिवाइज आसानी से कर लें। तो ये उसी पर्सपेक्टिव से है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी टोटली रिकमेंडेड टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये कहाँ से पूछा है, कहाँ से नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। देखिए ये आपका मिशन है, पूरे इसको समझेंगे। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसकी देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखता है MOVCDNER। ये एक्चुअली में क्या है, स्कीम है। ठीक है, अच्छा अब इसको लेके लॉन्च किसने किया, वो किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। आपको बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक से रिलेटिव है। तो हम आजकल वैसे भी चाहते हैं कि हमें जो भी वेजिटेबल मिले वो किससे मिले, ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिले। ऑर्गेनिक वेजिटेबल का मतलब है जिसमें आपने कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया, यू हैव नॉट यूज एनी फर्टिलाइजर। सो इट्स टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। कहाँ की बात कर रही है, नॉर्थ ईस्टर्न की, यानी कि आपकी सेवन सिस्टर साइड पे। तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात हो रही है। इसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने। ठीक है, इसका एम क्या है, एम इसका है डेवलप करना ऑर्गेनिक चेन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सिंपल सी बात है, स्कीम ही उधर लॉन्च की गई है, तो जब उधर ही लॉन्च की गई है तो फिर उधर ही के एरिया देखिए किसी को, नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है ट्राइनिटी ऑफ द इंडियन मेडिसिन, यानी कि त्रिमूर्ति ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन की त्रिमूर्ति कौन है? देखिए अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपने कहीं सुना नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये करंट में हालांकि है, त्रिमूर्ति तो बहुत पहले की है भाई। अब ये कहानी है सुश्रुत की, चरक की और भागवत की, तो बाणभट्ट ना है, भागवत। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपने पहले सुनी होंगी, बट क्या ये करंट में चल रही हैं तो उसके पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखें, ट्राइनिटी त्रिमूर्ति कौन है, हु इज़ हैं आपके, सुश्रुत संहिता आपने सुना होगा, चरक फॉर चरक संहिता सुना होगा, भागवत आई थिंक आपने हो सकता है मे भी सुना हो। तो आर ट्राइनिटी ऑफ द आयुर्वेदिक नॉलेज, तो आयुर्वेदिक नॉलेज की त्रिमूर्ति हैं आपकी तीन। ठीक है, सुश्रुत ने क्या लिखी, सुश्रुत संहिता, चरक ने क्या लिखी, चरक संहिता, और वाग्वत ने क्या लिखी,
ये है अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह बोलते हैं इसको, क्या लिखी है उन्होंने, अष्टांग संग्रह। अच्छा, सुश्रुत संहिता के 2 पार्ट हैं, एक पूर्व तंत्र और एक उत्तर तंत्र। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो पूर्व तंत्र में क्या है, आपकी सर्जिकल डिजीज को देखा जाता है, बस इतना याद रखना है आपको, और ज़्यादा डीपली चले गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्व तंत्र में आपका सर्जिकल डिजीज है, और उत्तर तंत्र में आपका ईयर, आई, हेड, नोज, ईटीसी। तो एक्चुअली में क्या था कि सुश्रुत ने 2 पार्ट मेडिसिन को, जो आयुर्वेदिक नॉलेज है उनको 2 पार्ट्स में, जैसे पूर्व तंत्र में आपकी जो भी होंगी वो सारी चीज़ें सर्जिकल डिजीज में होंगी, और उत्तर तंत्र में आपकी जैसे आपके आउटर पार्ट जैसे ईयर, आईज, हेड, नोज, ईटीसी। ओके, सो ये आप देख लेंगे तीनों त्रिमूर्ति, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, हम क्या है हमारे पास आगे है, सॉरी, अब है मिलिट्री एक्सरसाइज। सॉरी, मैं देखिए कल ना इसको मैंने उलान बटोर, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था मुझसे। एक्चुअली में क्या है ना, उलान बटोर तो प्लेस है कहाँ पर, मंगोलिया में। तो वहाँ पर एक्चुअली में नोमाडिक एलिफेंट 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज चलेगी इंडिया और मंगोलिया के बीच, बस इतना समझना था मैं। वहाँ थोड़ा सा उलान बटोर आपको प्लेसेस, मतलब नोमाडिक एलिफेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको बताने की जगह मैंने उलान बटोर कर दिया था। ओके, तो आप उसको याद नहीं रखेंगे। उलान बटोर तो एक्चुअली में मंगोलिया की जगह है, और और आपकी वहाँ पे एक्सरसाइज जो होगी उसका नाम है नोमाडिक एलिफेंट। नोमाडिक का मतलब होता है घुमंतु, है ना। तो घुमंतु मतलब जैसे घूमने वाले लोग, तो नोमाडिक एलिफेंट। ओके, आगे चलते हैं हम। फिर हमें मिलता है वनालू फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट, ये मनाया गया था अभी आपका 14-15 आई थिंक को होता है। ये फेस्टिवल से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है ये, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, कहाँ पे मनाया गया, ये हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। विच टाइप, ये कैसा है, हिंदू फेस्टिवल है, और उसमें किसकी पूजा होती है, महाकाली की, बस इतना देख लेना है। आगे देखेंगे हम गजह कोथा कंपेन, कोथा कंपेन। अब देखिए गजह का मतलब आप समझते हैं ये एलिफेंट है, तो एलिफेंट इज अ वेरी रिकमेंडेड टॉपिक ऑफ द ऑल एग्जाम, एज लाइक दी आपका वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर। सो नाउ वेयर, कहाँ पर है ये, गजह कोथा कंपेन चलाया गया था असम में, ठीक है, चलाया गया अभी। अच्छा, ये क्या टैकल करेगा, ये करेगा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये जैसे ह्यूमन और एलिफेंट है, जैसे मान लीजिए बीच में कॉरिडोर बना दिया उन्होंने, तो कॉरिडोर में साइड पे क्या है कि इधर और इधर, मतलब कॉरिडोर का मतलब है आपकी लेफ्ट राइट साइड पे क्या है कि उसमें आपका वन है, ठीक है, और वहाँ से कॉरिडोर का मतलब है जिसमें से इंसान बीच से गुजर रहा है, तो एनिमल भी, एलिफेंट भी वहाँ पे आते हैं, इंसान भी गुजर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कुल मिला के आप सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि ह्यूमन और एलिफेंट के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप लड़ाई झगड़े कह सकते हैं, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इसका मतलब गजह कोथा कैंपेन जो चलाया गया था असम में, उसका चलाया गया, उसका एक्चुअली में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एजुकेट करेगा द रेजिडेंस अबाउट एलिफेंट बिहेवियर। जो रेजिडेंस हैं, ठीक है, जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं असम साइड में, तो उनको एजुकेट करना किसके बिहेवियर के बारे में, एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में, जिससे कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, भाई एलिफेंट तो नहीं समझेगा कि हमें ह्यूमन से लड़ना है नहीं लड़ना है, बट हाँ इंसान समझेगा कि भाई हमें इससे लड़ना है या नहीं लड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कैंपेन चला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। देखिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी आपने करंट में पढ़ा होगा कहीं नहीं मिलेगा, बट क्या है ना कि जब थोड़ा सा साइड खोजेंगे आप और प्रॉपरली इस पर काम करेंगे तब जाके आप इस पर पहुँचेंगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ आपसे, जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और रिकमेंडेड टॉपिक हैं टू रिलेटेड टू योर सिलेबस, सो इसको ज़रूर देखें आप। आगे देखते हैं फिर हम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी, ये बॉडी है हमारी, ये बॉडी और कमीशन है ना फॉर द यूरोप, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी कमीशन फॉर द यूरोप, UNCE, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्चुअली में क्या है, ये इसका जेनेसिस कब हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति हुई 1947 में, किसके द्वारा, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि इकोसोक, इकोसोक आपने सुना होगा। अब इकोसोक की वजह से UNCE की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अच्छा ठीक है, एम क्या है इसका, पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि जो यूरोपियन इकोनॉमिक है उसको इंटीग्रेट करने का काम, ठीक है, पैन के थ्रू, पैन यू कैन से दैट विस्तार करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेंबर कितने हैं इसमें, 56, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, देखिए मैं बताऊँ, इंडिया इसका मेंबर नहीं है UNCE का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, यही यहाँ पे एक पकड़ने वाली चीज़ थी कि इंडिया मेंबर नहीं है UNCE का। अच्छा आगे क्या है, अदर 5 रीजनल कमीशन कौन कौन से हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक कमीशन फॉर द अफ्रीका ECA, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP, उसके बाद इकोनॉमिक कमीशन फॉर द लैटिन अमेरिका ऑफ कैरेबियन यानी कि ECLC, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द वेस्टर्न एशिया ESWC।
अब देखिए इतना आपको याद हो जाए तो ठीक है, बस आपको इतना देखना है कि इसके 5 जो रीजनल कमीशन है उनमें से एक यूएनसीई है और 4 आपके ईसी है, ESCAP, ECLAC, ESCWA। तो 5 में से चौथा आपका, सॉरी 4 में से 5वां आपका यूएनसीई है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। अब देखिए पहला हिंदुआ फ्रंट पेज पे हम देखते हैं, दिल्ली डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। एक्चुअली में क्या है ना, दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिस्प्यूट चल रहा है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई इसको हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सेंड कर दिया जाए। अच्छा ठीक, अब ये एक्चुअली में रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको। अभी तो उसकी हेयरिंग होगी तो टाइम है, 20 जुलाई को है। देखिए यहाँ पे ये दिया है स्टार्टिंग मतलब 20 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो अभी टाइम है। अभी आज कितना हुआ, 18 हुआ है, अभी तो 2 दिन है इसके लिए। और द कोर्ट एग्री हियर द केस ऑन थर्सडे को उसकी सुनवाई होगी, तब देखेंगे हम इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं है इस केस में। तो आगे चलते हैं फिर हम, ठीक है। देखिए मैंने बता दिया आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा आगे देखिए, अब है यहाँ पे नीति आयोग रिपोर्ट से 13.5 लाख करोड़ यानी कि 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। लगभग 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्या हुए हैं, आउट हुए हैं। आउट का मतलब है लिफ्टेड आउट, मतलब वो गरीबी से बाहर आए हैं। अच्छा इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा हम ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे अभी। सबसे पहले देखें फर्स्ट क्या है, इंडिया हैज़ रजिस्टर अ सिग्निफिकेंट डेक्लाइन, लगभग 9.89% आपका जो नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर फ्रॉम, देखिए 2015 और 16 में लगभग 24.85 था और 2019-20 में कितना रह गया 14.96, तो समथिंग कितना डेक्लाइन हुआ 9.89%, ठीक है क्या, ठीक है, जो भी मल्टी डायमेंशनल आपके पॉइंट्स हैं पुअर वाले। अच्छा आगे देखते हैं क्या है, लगभग 13.5 करोड़ अगर हम देखेंगे कम आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड, लगभग 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए। अच्छा अब इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया, रूरल में लगभग क्या था, रूरल में देखेंगे डेक्लाइन कितना था 32.59% टू 19.28%, समझ रहे हैं ना, 32.59 से लेके 19.28 तक डिक्लाइन हुआ है, इतना हुआ ड्यू टू डिक्रीज इन ए नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट सच एज ए, कहाँ पर, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, केरला, गोवा, तमिलनाडु। द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल फेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अलॉन्ग विद द यूनियन टेरेटरी, सबसे कम कहाँ पर मल्टी डायमेंशनल फेसिंग कर रहे हैं, जैसे आपका यूनियन टेरेटरीज है, बिहार है, झारखंड है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ये कुछ स्टेट दिए हैं। हालांकि ये याद नहीं होंगे आपको, बस आपको डेटा समझना है। डेटा क्या कह रहा है कि भाई रूरल का आपका 32.59 था, वो लास्ट में डिक्लाइन होकर कितना रह गया है 19.28, और ओवरऑल की बात करें तो आपका ओवरऑल 9.89 आपका कम हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम रूरल देख लिया, अब हम किसका देख लेंगे, अर्बन का देख लेते हैं, ठीक है। अर्बन का सीन क्या है, अर्बन में देखेंगे हम डिक्रीज फ्रॉम द 8.6% टू दी 5.29, इतना अर्बन में डिक्रीज हुआ है एज लाइक दी उत्तर प्रदेश रजिस्टर लार्ज डेक्लाइन नंबर ऑफ द पुअर। अच्छा ठीक ओके, तो कुल मिला के आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को समझना था, ये एक्चुअली में है क्या, देखिए, और इसका बेस क्या होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो बेस देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका बेस देखिए यहाँ पे दिया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वाला और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 वाला। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपका क्वेश्चन अगर बनता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला, तो उसमें आपके लिए बेस दिया होगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ NFHS या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इट्स ए क्लियर कट, भाई बेस तो यही होगा ना, इसी बेस के आधार पर तो हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन लिफ्टेड आउट हुआ है मल्टी डायमेंशन से, है ना, और कौन नहीं हुआ है लिफ्टेड यहाँ से, तो ये हम पता कर पाएंगे। अच्छा उसके बाद इसके देखिए, ये हालांकि मैंने कराया है फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ। देखिए इसमें हेल्थ है आपका, और एजुकेशन है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब क्वेश्चन आपका बना था ना यूपीएससी में, तो ये तीन चीज़ें दी थी, जैसे हेल्थ दे दी आपका, ठीक है, एजुकेशन दे दी, और इधर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दी। अब ये पूछा कि ये आपके पैरामीटर किसके हैं, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के, क्लियर कट है यहाँ तक। तो 3 इसके, हेल्थ भाई आपकी स्वास्थ्य कैसा है, एजुकेशन आपकी शिक्षा कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हमने बेस पता कर लिया कि बेस एक्चुअली में क्या है इसका, NFHS। अच्छा अब देखते हैं बिहार का, देखते हैं हम, ये आपका NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
जो 15 और 16 में आया था चौथा वाला, उसमें ये लगभग 15.8% था। अच्छा, उसके बाद ये 5 वाला जो 2019-21 में आया है, ये कितना रह गया? 33.7%। इसी तरह से झारखंड में देखते हैं 42.1% था, कितना रह गया? 28%। इसी तरह से मेघालय में देखते हैं 32.5% था, कितना रह गया? 27.7%। उत्तर प्रदेश में देखते हैं 37.6% था, कितना रह गया? 22.9%। मध्य प्रदेश में देखते हैं 36 का 20.6%। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब आपको पढ़ना क्या था इसमें, देखिए ठीक है, तो इतना हमको समझना था। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए अब हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है इसमें। वो तो हमने निकाल ही लिया, बेस पता कर लिया हमने, पैरामीटर पता कर लिए, और अर्बन का डाटा पता कर लिया, रूरल का डाटा पता कर लिया, ओवरऑल डाटा पता कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग देखने से पहले हम एक बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए रहा, इसके 3 पैरामीटर हैं, कौन कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हेल्थ के भी 2 पैरामीटर, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टलिटी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इसी तरीके से एजुकेशन के भी 2 पैरामीटर, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है और स्कूल की अटेंडेंस। ठीक। उसके बाद स्कूल में अटेंडेंस क्या है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड में बात करते हैं, तो जैसे कुकिंग, फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर और एसेट्स। तो ये आपके किसके हैं? लिविंग स्टैंडर्ड में। और एजुकेशन में 2 हैं आपके, ठीक है, और उसके बाद हेल्थ में आपके 2 हैं। तो कुल मिला के ये कितने इंडिकेटर हो गए आपके? 10। ओके। अब हम आ जाते हैं नीति आयोग में। तो व्हाट अबाउट द, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि नीति आयोग का कोई आर्टिकल है क्या भाई? आर्टिकल क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना है, बट ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आपको इतना समझना है पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्यों है भाई। एग्जीक्यूटिव तो इसलिए है क्योंकि इसमें चेयर पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पहले तो आपको, अब देखिए क्वेश्चन यही बनेगा आपका, 3 पूछ लेगा यहाँ से कि नीति आयोग के चेयरपर्सन, उसने कुछ और दे दिया यहाँ पे, 22 चेयरपर्सन कुछ और दे दिया, गवर्निंग काउंसिल कुछ और दे दिया, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, तो चेयरपर्सन है आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद है 22 चेयरपर्सन कौन है? टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भी पीएम अपॉइंट करेंगे वो हमारे 22 चेयरपर्सन होंगे। गवर्निंग काउंसिल में कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे सभी स्टेटों के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ऑफ यूनियन टेरिटरी के। तो सीएम और एलटी होंगे कहाँ के? स्टेट और यूटी के, वो गवर्नर काउंसिल में। क्लियर हो गया? तो चेयरपर्सन तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर है ना, और 22 चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया उसको, ठीक है। और गवर्नर काउंसिल में आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे, ठीक है। रीजनल काउंसिल में देखेंगे टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इशू कंप्रेजिंग चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज नॉमिनीज। अब इनको भी नॉमिनीज कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और ये कुछ स्पेसिफिक रीजनल इशू पे एड्रेस करेंगे उनको, तो ये रीजनल काउंसिल हो गई। अच्छा, एडहॉक मेंबर 2 होते हैं इसमें, 2 मेंबर इन एक्स ऑफिसियो कैपेसिटी फ्रॉम द लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन द रोटेशनल बेसिस, ठीक है। एडहॉक 2 मेंबर होंगे। एक्स ऑफिसियो की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 4। कहाँ से होंगे वो? यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इनको भी नॉमिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। एक्स ऑफिसियो मेंबर जो कि 4 होंगे। एडहॉक आपके 2 मेंबर होंगे। क्लियर है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे, ठीक है, सीईओ। इनका सीईओ कौन होगा? नीति आयोग का। तो इनको अपॉइंट करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर। देख रहे हैं अब तक नीति आयोग में जिन चीज़ों को भी ओवरऑल सबको अपॉइंटमेंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का है। फॉर द फिक्स्ड टेन्योर इन रैंक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनकी जो रैंक होगी वो जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनके इक्वल होगी। किसकी? सीईओ की। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका? नीति आयोग के। तो इनकी जो रैंक होगी वो आपके सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्वल होगी, और इनको अपॉइंटमेंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होगा। स्पेशल इन्विटीज की बात करेंगे तो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट विद द डोमेन नॉलेज एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब तो देख रहे हैं आप
चाहे वो एक्सपर्ट हो, स्पेशल इन्विटीज़ में हम किन्हें बुलाएंगे, एक्सपर्ट को है, स्पेशलिस्ट हैं, या फिर मान लीजिए जिनके पास प्रख्यात नॉलेज है, उनको भी अपॉइंट करने का काम किसका होगा, प्राइम मिनिस्टर का। तो ओवरऑल ये आपकी नीति आयोग की बॉडी है। इस बॉडी में आपके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, एडहॉक मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और स्पेशल इन्विटीज़। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर हम, वेट, अच्छा अब एक्चुअली में नीति आयोग का एम क्या है। द मेन एम ऑफ नीति आयोग इज़ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि SDG, ठीक है, इसको अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, थ्रू दी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। कुल मिला के ये है कि नीति आयोग ये चाहता है कि हमें SDG गोल प्राप्त करना है, उसमें पार्टिसिपेंट किसका हो, स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है। ओके, इट प्रोवाइडेड एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए रेंज ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशू। अच्छा, ये क्या करता है, ये एडवाइस भी देगा किसको, आपका सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पॉलिसी है तो उसके लिए। क्लियर है यहाँ तक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, व्हाट आर द 7 पिलर ऑफ द नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 पिलर आपको देखने हैं कौन कौन से होते हैं नीति आयोग के। एक है आपका प्रो एक्टिविटी, ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्रो एक्टिविटी। सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पर है आपका प्रो पीपल, PP। उसके बाद थर्ड है आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है, फोर्थ है आपका एम्पावरिंग, और फिफ्थ है आपका इंक्लूजन ऑफ ऑल, यानी कि सभी का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑल, ठीक है। 6 की बात करेंगे, क्या है हमारा, वो है इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। 7th वाला पिलर हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंसी। बस आपको ये जरूर देखने हैं, नीति आयोग के 7 पिलर होते हैं। कारण क्या है मैं बताऊँ, ये 7 पिलर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एक बार आ चुका है यूपीएससी में, यहाँ से क्वेश्चन उसने उठा लिया, यहाँ से क्वेश्चन उठा चुका है यूपीएससी, तो मे भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन दोबारा बने, आई थिंक, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, बट उस बेस पे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब है रिपीट हो रहे हैं बट उस बेस पे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमें ये 7 पिलर वाली एक चीज़ हमें देख लेनी है, और वहीं पे आपसे पूछ लेगा ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, कि इनमें से 7 पिलर में से कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। ओके, अब नाउ आगे चलते हैं फिर हम, डोंट लीव रिलीफ कैंप से अदिस एज ए रिवर लेवल राइज अगेन, मतलब रिलीफ कैंप मत छोड़ो, जो रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से, तो यही बात है कि भाई आप अपने जो भी आपके रिलीफ कैंप लगे हैं उनको मत छोड़ो। कारण क्या है भाई, कि अभी भी यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। लगभग 160 लोग डेंगू केस हुआ है, कहाँ पे, मिड जुलाई में, कहाँ, दिल्ली में, तो डेंगू चलना शुरू हो गया है। तो अभी हमारे लिए इसमें से कुछ ऐसा नहीं था जो पढ़ने के लिए था। ED सर्च रिफ्लेक्ट सेंटर एनुअल स्टालिन, ठीक है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये एक बड़ी, देखिए ये क्या है, मीडिया वालों ने यही सीन होता है। अब ये है कि पाकिस्तान नेशनल सीमा हैदर क्वेश्चन बाय दी UP ATS। अच्छा, ATS क्या है भैया, ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इन्होंने उनको क्या नाम, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से लड़के आई है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, आपने सुना होगा, सचिन कोई नोएडा के हैं, उससे शादी वादी की है ना, और पाकिस्तान में भी इनका हस्बैंड है, तो उसी के थ्रू है। मोबाइल फ़ोन और फोटोग्राफी केदारनाथ में बंद है भाई, बिल्कुल नहीं चला सकते आप, ठीक, चलिए कोई नहीं। अभी तक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फॉक्सकॉन आम प्रपोजेज न्यू प्लांट इन कर्नाटका। एक फॉक्सकॉन आम ने प्रपोज किया है कर्नाटका में। एक्चुअली में लगभग 14,000 जॉब इसमें मिल सकती हैं लोगों को, और 800 करोड़ रुपए लग रहा है इस प्लांट को लगाने में। और एक्चुअली में ये जो मोबाइल की स्क्रीन वगैरह होता ही है उनको बनाने का काम करेगा, तो इसमें कुछ आपके लिए नहीं था, बट हाँ जो आपके क्या बोलते हैं कर्नाटका के हैं उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, आगे देखते हैं, अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग इक्वलिटी ऑफ द फॉर द एवरी इंडियन। भाई कॉमन सिविल कोड का मतलब सीधा सीधा ये होना चाहिए कि इक्वलिटी होनी चाहिए सभी इंडियन के लिए, चाहे वो LGBTQ हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पर्सियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, उनके लिए एक कॉमन कोड होना चाहिए। तो यही देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात चल रही है। अच्छा, मैं बताऊं यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी क्या है ना, कि ये आपको पता ही होगा भाई, जब भी मैंने कहा UCC आने का मतलब है आपके माइंड में आर्टिकल 44, उसके बाद DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, उसके बाद फिर आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए लिबरल, है ना, लिबरल, नॉट ए गांधीयन,
नॉट ए गांधीयन और एंड नॉट ए सोशल, ये ना होके ये लिबरल प्रिंसिपल है, इतना आपको समझना है। तो तीन चार चीज़ें तो आपको माइंड में एकदम जानी चाहिए, जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो तो ये 2-3 चीज़ें आपके माइंड में बहुत जल्दी फीड हो जाना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली में क्या है, मोदी जी ने देखिए अभी यही कहा था कि इंडिया को नीड है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, पर कुछ ट्राइबल पीपल जैसे ओरावन है झारखंड में, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद गारो ट्राइब्स हैं, वो भी इसके अगेंस्ट में आए, और भी कई ट्राइब्स हैं जो उसके अगेंस्ट में आई हैं। उसके बाद कल परसों आपने बयान सुना होगा अखिलेश जी का, उन्होंने भी उसको रिट्रेट किया था कि भाई हम इसके अगेंस्ट में आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कि अभी तो यही चल रही है, कौन अपोज में है ना, बहुत से लोग फेवर में भी हैं, बहुत से लोग अपोज में भी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है। और इसमें से हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आता है तो आर्टिकल हमें देखना है 44 है हमारा, डीपीएसपी है, और हमारा ये लिबरल प्रिंसिपल है, नॉट ए सोशल एंड गांधीयन प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसमें वही सारी बातें कही गई हैं कि इस तरीके से इंडिया की नीड है। यहाँ देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाइडली रिपोर्टेड क्वेरी एज टू हाउ वन कंट्री कैन बी रन वन टू लॉ मिसेस दिस बट रीजन नॉट, मतलब माननीय मोदी जी ने यही कहा था कि भाई एक छत के नीचे 2 लोग कैसे रह सकते हैं, है ना। तो वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के, आई मीन वो एक ही रिलीजन के, मतलब उनका रिलीजन तो डिफरेंट है, बट एक्चुअली में जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे क्या होगा कि कंट्री की एक बॉन्डिंग और ज़्यादा बेटर होगी। तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये वाली बात कही। तो देख रहे हैं आप, सब वही पुरानी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सब वही। और अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसकी लास्ट टाइम आर्टिकल आया था तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आई थिंक उन्होंने एक ह्यूमन रिक्वेस्ट भी की थी यही बात को लेके कि इसके अपोज में लोग ज़्यादा ना आएँ और कोशिश यही करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ। अच्छा, अब ये ब्रिजिंग गैप है वो भी देखो वही सारी कहानी है। जैसे मान लीजिए द India religion based personal code blank out the issue of the right of LGBT community. No amount reform of the Hindu, Muslim, Christian personal code can reach them, for them have been rendered illegible by them. सारी कहानी वही है, कुछ भी नहीं है, नया नहीं है। और देखिए एक चीज़ और है, सेक्शन मतलब धारा 377 पीनल कोड 2008 की बात है, उसमें क्या था LGBTQ वाला, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था, है ना, सेम सेक्स प्रोसेस वाला। तो ये भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच जो भी भेदभाव हो रहा है वो भी मिटेगा, है ना, और भी चीज़ें हैं। और एक्चुअली में क्या था कि ये 1947 में, मैं बताऊँ आपको, 1947 में ये हुआ था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना इंडिपेंडेंट डे था उस दिन जब उन्होंने भाषण दिया था, तो उस भाषण में अपने स्पीच में उन्होंने यही बात कही थी कि इंडिया को इस स्टेप की आवश्यकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, इंडिया नीड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, और इससे आने से बहुत सी चीज़ें बेटर होंगी। तो यही सारा आर्टिकल है और कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक बार आप इसे रीड कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। आगे देखते हैं और क्या है, ओपिनियन आप देख लेंगे किसके क्या विचार हैं। अब देखिए, हाउ आर चीता फेयरिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में चीता का कैसे पालन पोषण हो रहा है। तो अभी क्या था ना कि मैं बताऊं, कुन्नू नेशनल पार्क में 2 चीता की डेथ हो गई। उनमें से एक का नाम आई थिंक तेजस था और एक का नाम सूर्या। इन दोनों की डेथ हो गई और इन दोनों की डेथ होने की वजह से ही ये वाला आर्टिकल आया है, समझ रहे हैं। तो अब इसमें पहले तो हमको ये समझना है प्रीलिम्स बेस के लिए कि कुन्नू नेशनल पार्क हैगा, तो वो है आपका कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या था, देखिए इसमें यही है कि लगभग हम 5 से 10 एनिमल लेके आएंगे एवरी ईयर अंटिल सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन, और अबाउट लगभग हम जब तक 35 चीता नहीं कर लेते तब तक हम 5 से 10 चीता लेके आते रहेंगे, ऐसा कमिटमेंट था अपना, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ है, अब कारण क्या है भाई, इसका अब मेडिकल रिव्यू हो रहा है, किसका, जो भी ये जो ख़त्म हुए हैं तेजस और सूर्या चीता, तो उनका मेडिकल रिव्यू हो रहा है, ठीक है। तो मेडिकल रिव्यू में यही चीज़ निकल के आ रही है कि भाई पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है ना। और एक ये मतलब हाइपोथेसिस है, क्या हाइपोथेसिस है, why the would the African animal may have been exposed to parasite that Indian big cat are usually resistant to। मतलब जो इंडियन बिग कैट है वो भी इससे एक्सपोज हुई है, उसी की एक्सपोज होने की वजह से ये आपका जो, अच्छा, इंडियन बिग कैट एक्सपोज हुई है उसी तरीके से ये वाली एक्सपोज हुई है। हाउएवर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने
16 जुलाई को ये डिसमिस कर दिया कि ये सजेशन कैसी है, हरा, ये हेरसी है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, है ना, कि भाई आपको इंडियन में बिग कैट के साथ ऐसा हुआ तो इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। दैट्स ए नॉट फेयर, दैट्स ए नॉट कह सकते हैं आप। तो टू इन्वेस्टिगेट दिस पॉइंट द एक्सपर्ट कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑल सर्वाइविंग एनिमल बी एज टू सब्जेक्टेड टू दी मेडिकल रिव्यूज़। और ये किसके थ्रू है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इनका क्या होगा, मेडिकल रिव्यूज़ होगा। ओके ठीक है। अच्छा अब देखिए यही बात मैंने कहा था, अब दो नाम है, सॉरी, सूर्या एंड तेजस, ठीक है, आई एम राइट, ये दो चीज़ें ख़त्म होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा सितंबर में देखिए, ये पूरी कहानी मैंने बताई थी आपको, कल बताई थी, आज भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सितंबर 2023 की बात है। इट विल बी 1 ईयर सिंस अ बैच ऑफ 8 चीता फ्रॉम द नामीबिया अराइव इन इंडिया। 2 सितंबर 2023 में कितना 8 चीता लेके आए गए थे, ठीक है, कहाँ से, नामीबिया से। इट विल बी 1 ईयर, अच्छा 1 साल हो रहा है, ठीक है। 10 फॉलोड बाय दी 12 अदर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन फरवरी 2023, ठीक है। और लगभग आपके ये शायद 22 होगा यार, 23 नहीं है, हाँ 22 होगा, ठीक है। और 12 चीता साउथ अफ्रीका से लेके आए थे, कहाँ पे, फरवरी से, ठीक। तो उसी तरीके से ये कहानी है। अच्छा और बाद बाकी तो हमने समझ ही लिया इसमें क्या था। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, देखिए री इंट्रोड्यूसिंग चीता। 8 अफ्रीकन चीता जिसमें 3 मेल थे 5 फीमेल थी, ओके, विल अराइव दिस वीक। इंडिया हैज़ डिक्लेयर, इंडिया 1952 में चीता एक्सटेंट हो गए थे। एक्सटेंट का मतलब है विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। गायब होने का मतलब गायब नहीं हो गए थे, वो चक्कर में क्या है ना, हंटिंग हो गई थी। और हंटिंग किसने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसकी वजह से, और उससे पहले भी चली आ रही थी। 16 सितंबर की बात है, ठीक है, हाँ वही है ये। होसिया कुटंगू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामीबिया पे, ये मैंने बताया था आपको। और ये जेट था, जम्बू जेट था 747। और ये कहाँ लेके आए थे, पहले जयपुर से, फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लेके आए गए। कब, 17 सितंबर को। अच्छा वाई डिड इंडिया ब्रिंग चीता फ्रॉम अफ्रीका, ये मैंने पढ़ाया था, भाई लेके क्यों आ रहे हैं हम चीता, तो उसका लेके आने का कारण क्या है, रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड बाय द इंडिया टू हैव वाइटल एंड फार रीचिंग कंजर्वेशन कंसिक्वेंसेज। मतलब इसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन कहाँ पे, इंडिया में भी, कि भाई इंडिया में 1952 में जो विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे, या उनको हंटिंग हो गई थी, तो उनको रिस्टोर करने के लिए हम चीता लेके आ रहे हैं, कहाँ से, अफ्रीका से, ठीक है। विच वुड एम टू अचीव अ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है इंक्लूडिंग री स्टेबलाइजिंग द फंक्शन रोल ऑफ द चीता विद इन देयर हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया, इम्प्रूविंग द एनहांसिंग लाइवलीहुड ऑफ द ऑप्शन। तो ये सब करने के लिए हमें चीता ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता। आखिर में हम अफ्रीका से क्यों लेके आ रहे हैं चीता, भाई चीता हम अफ्रीका से क्यों लेके आ रहे हैं, एशिया से भी तो ला सकते हैं। आप देखिए क्या है कारण, क्या है, एशिया से हम इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि वहाँ वो चीता जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, इसलिए वहाँ से नहीं। बट हाँ वनडेबल की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है क्रिटिकल से, तो उन इसलिए अफ्रीकन चीता हमारे कैसे हैं, ये वनरेबल हैं, ठीक है, और ये आपके क्रिटिकल इंडेंजर है, इतना समझना है आपको। साइट्स की ये अपेंडिक्स फर्स्ट में है और ये भी अपेंडिक्स फर्स्ट में, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद आपको देख लेना है इनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक में दिखना है कि जो अफ्रीकन है वो बिगर होते हैं और एशियाटिक आपके स्मॉलर होते हैं। अच्छा अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मैं बताऊँ भाई, जो अफ्रीका के लोग होते हैं ना वो हाइट में वैसे भी ज़्यादा होते हैं, और एशिया के लोग होते हैं वो थोड़े हाइट में कम होते हैं। दैट्स इट, बस हो गया। बाद बाकी आपको याद रखना है कि अफ्रीकन आपका वनरेबल में और एशियाटिक चीता आपका क्रिटिकल इंडेंजर में। ओके, ये थोड़ा सा मैंने फिगर लगा दिया, आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट। यूएस हैंड्स ओवर 105 एंटिक्विटीज़ टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट। लगभग 105 हमारी प्राचीन जो भी वस्तुएं हैं वो हमें वापस करी हैं, किसने, यूएस ने, ठीक है। और देखिए ये, अब देखिए ये मोदी जी का जब कहीं आना जाना होता है तो वो कोशिश यही करते हैं कि इंडिया की छवि, वो कहते हैं ना कि एक विदेश कूटनीति है ना, उन चीज़ों में बड़े पारंगत हैं अपने माननीय मोदी जी। और उनका एक अलग तरीका है, जैसे अभी देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आई एम हैप्पी दैट अमेरिका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिटर्न मोर देन 100 एंटिक्विटीज़ ऑफ इंडिया दैट वर स्टोलन फ्रॉम द यूएस। जो यूएस से स्टोल हो गई, दैट वर स्टोलन फ्रॉम द यूएस, ठीक है, वहाँ से स्टोल हुई थी, चोरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इसमें क्या है, 47 जो हैं वो कहाँ से चोरी हुई थी वो देखते हैं। 47 आपकी ईस्टर्न इंडिया से, 27 आपकी सदर्न इंडिया से, 22 आपकी सेंट्रल इंडिया से, और 6 आपकी नॉर्थन इंडिया से, और 3 आपकी वेस्टर्न इंडिया से। इस तरीके से ये चोरी हुई थी। इनका ओवरऑल देखेंगे तो 105 हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इतना सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आपको,
बस इतना समझना है कि जो एंटिक्विटीज़ हमें मिली हैं वो सेकंड और थर्ड सेंचुरी से लेके 18 से 19 सेंचुरी तक की हैं, जो भी हमें मिली हैं, ठीक है। बस उसके बाद इसमें और कुछ है नहीं अपने लिए। चलिए ठीक, आगे देखते हैं फिर हम। सुप्रीम कोर्ट आस्क दिल्ली गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर टू राइज अबव विक्रिंग एग्री ऑन नेम ऑफ ये DRC। व्हाट इज DRC? DRC एक्चुअली में क्या है, दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। तो इसका चेयरपर्सन चुनना है भाई। अब चेयरपर्सन चुनने के लिए ना क्या हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में बढ़ रही है, मतलब बहस कर रही है। तो उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड दिल्ली गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर टू राइज अबव विक्रिंग एग्री ऑन नेम ऑफ DRC। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली टू स्टॉप पॉलिटिकल विक्रिंग, का मतलब है राजनीतिक बहस, एंड कंडक्ट देमसेल्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन इज टू जीरो ऑन अ नेम फॉर अपॉइंटमेंट एज द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन चेयरपर्सन। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कि आप आपस में बहस करना छोड़ दीजिएगा, इसका जो पॉलिटिकल विक्रिंग हो गई थी है उसको छोड़िएगा और जो काम होना है उस पर आइएगा। उसी के रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अच्छा, रुपी तेहरान डील इन इज़ बायलैटरल इन वो है, मैं एक्चुअली मैं बताऊँ क्या है। रुपी और तेहरान UAE इंडिया और UAE, अब ये क्या चाह रहे हैं, इनको भाई ट्रेड करना है आपस में। तो अगर इनको ट्रेड करना है तो ये पहले डॉलर का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब क्या है, अगर ऐसा ये करते हैं डॉलर का यूज ना करके अपनी अपनी करेंसी यूज करते हैं, इंडिया इज रुपीज़ एंड ये आपका तेहरान, तो ये जो कंडीशन होगी वो होगी डी डॉलराइजेशन। क्या कहलाएगी ये? डी डॉलराइजेशन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डी डॉलराइजेशन का मतलब है जहाँ पे आपने डॉलर को कम कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो उसी के रिगार्डिंग ये सारी कहानी है कि देखिए भाई क्या इंडिया UAE रुपी तेहरान डील साइन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट अबू धाबी इज बायलैटरल एंड डज नॉट कैरी एनी एजेंडा टू डी डॉलराइजेशन। कोई एजेंडा नहीं है हमारा डी डॉलराइजेशन का, बट हाँ इससे ये है कि ट्रेड करने में ईजिएस्ट हो जाएगा। तो और उसके बाद देखिए अभी G20 की भी समिट हो रही है ना, तो उसमें भी कई बार डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। देखिए डी डॉलराइजेशन अभी जैसे आपका इंडिया ने एक और आई थिंक श्रीलंका था आई थिंक कंट्री, आई एम नॉट श्योर, उसके साथ भी हमारी डील हुई है कि हम जो ट्रेड करेंगे, या बांग्लादेश है उसके साथ हमारा सॉरी उसके साथ भी हमारी डील हुई है कि हम जो ट्रेड करेंगे वो आपके अपनी अपनी जो रुपीज़ होते हैं है ना उसके थ्रू, और वहाँ पे डी डॉलराइजेशन वाला प्रोसेस वहाँ भी लागू होता है। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। रसिया एग्जिट UN ब्रोकर डील टू एक्सपोर्ट यूक्रेन ग्रेन बाई ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के द्वारा यूक्रेन ग्रेन जो एक्सपोर्ट होते हैं उससे रसिया क्या हुआ, एग्जिट हो गया है और वो ब्रोकर का काम नहीं करेगा। अब इसमें आपके लिए मैं बताऊं, रसिया और यूक्रेन का बात तो चलता ही रहता है, इसमें से आपके लिए है ब्लैक सी पढ़ने के लिए। तो हम ब्लैक सी को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लैक सी। देखिए थोड़ी सी इसकी ट्रिक निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल है कि आप गए एक किसी उसमें गए कॉफ़ी शॉप में गए और आपने उसको बोला कि भाई मेरे को एक काम कर, एक चाय दे दे, है ना। तो उसने चाय के साथ आपको बर्गर दे दिया। क्या दे दिया? बर्गर दे दिया। तो बर्गर, ठीक है, और क्या? टी। तो B फॉर बुल्गारिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रसिया, G फॉर जॉर्जिया, R फॉर रोमानिया और T फॉर आपका क्या हुआ? टर्की। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर देख लेते हैं एक बार। बर्गर का मतलब है बुल्गारिया, U का मतलब यूक्रेन, R का मतलब रसिया, J का मतलब जॉर्जिया, R फॉर रोमानिया। ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रिवर भी हैं कुछ, जैसे डैनूब है, नाइपर है, डॉन है, ये कुछ रिवर हैं। अच्छा, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे मैं बता दूं आपको। ब्लैक माने काली, काली या काला कह लो। काली जो है वो चाय है और उसकी संग क्या है? बर्गर। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट लिख दिए हैं जो एसी के पास हैं, जैसे कच्छ, ये आपकी पड़ेगी ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब के पास। ठीक है। उसके बाद बोस्पर स्टेट पड़ेगी आपकी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। देखिए तीनों में ब्लैक सी है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, और डोर्डन स्लास पड़ेगी आपकी सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में। अब आपको बर्गर टी थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं हम कौन कौन से पड़ते हैं हमारे। तो देखिए इसमें पड़ेगा आपका रसिया पढ़ा हमने, जॉर्जिया पढ़ा हमने, यूक्रेन पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया, टर्की, सॉरी हाँ ठीक। अब इसमें देखने की कोशिश करते हैं हम। देखिए मैं थोड़ा सा निशान लगा दूँ, है ना।
मैपिंग कर दूँ तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। टी का मतलब हुआ आपका टर्की, क्लियर है तक। बी का मतलब हुआ आपका बुल्गारिया, यू का मतलब हुआ आपका यूक्रेन, आर का मतलब हुआ आपका रसिया, जी का मतलब हुआ जॉर्जिया, और आर का मतलब हो गया आपका रोमानिया, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई ब्लैक सी। अब इसी तरीके से मैपिंग करना है हमको, समझ रहे हैं ना आप जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन जो भी ग्रेन है उनको रसिया नहीं खरीदेगा, और बाई ब्लैक सी, तो उसमें ब्लैक सी हमें समझना था। अच्छा, उसके बाद एजियन सी आ गई आपकी, वो हमने देखी है, सी ऑफ मलबरा, वो जो स्ट्रेच है उसके थ्रू देख लेंगे आप। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम, देखें आगे, द लिंक बिटवीन द एंडोमेट्रियोसिस एंड इन्फेक्शन बैक्टीरियम। एक्चुअली में ये ओवरी से सिस्टम एक डिजीज़ है, उसी के बारे में जो लगभग 10 में से एक वूमेन को होती है, ये करंटली अभी बात करें हम तो, है ना। और इसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे, देखिए बायो का हिसाब ये है कि इसको मैं बताऊँ आपको क्या है ना कि इसमें ये 2 टाइप्स इसके दिए हैं। लगभग 150 वूमेन, ये एक रिसर्च हुई थी, है ना, उनमें से कहाँ की, जापान की बात है, और लगभग 79 इसमें से डायग्नोसिस थी किससे, एंडोमेट्रियोसिस में। एक्चुअली में ये ओवरीज वाली एक डिजीज़ है ना। अच्छा, इसमें मैं बताने की कोशिश करूँ, ज़्यादा मुझे कुछ लगा इसमें समझने के लिए, तो वही था कि अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन बना कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस जैसे उसमें ऑप्शन के 3-4 जो भी दे दिए, तो इसमें से आपको ये पता पहले होना चाहिए कि ये ओवरी से रिलेटिव है और ये वुमेन्स को होती है। उसके बाद ये आपका 10 में से कम एक वुमेन को तो ये है ही। और जापान में एक स्टडी की गई थी, तो जापान में आई थिंक 150 में से 79 जो वुमेन थी उनको ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अब देखिए ये मैंने बता दिया आपको, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा खास लगा नहीं, तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि कौन सी बीमारी इसमें थी। अच्छा, वेव स्पेस टेलीस्कोप रेडिस्कवर स्टार फॉर्मिंग रीजन। अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना ये सिनेरियो देखिए आप, ये एक स्टार है, द रोपियोपिकल क्लाउड कॉम्प्लेक्स, इसको एज सीन बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि जो यहाँ पे कोई, मतलब आप कह सकते हैं एज लाइक दी देवीय शक्तियाँ, है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ जेनेसिस हो रहा है, कुछ ऐसा यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लाउड्स, उधर स्टार, फिर इधर ये, तो इनको अभी एक फ़ोटो लिया गया है ना, और ये फ़ोटो लिया है किसने, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। तो हम इनमें थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये समझ लीजिएगा ये टॉपिक आपका कहीं ना कहीं आपके, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है कि भाई हबल टेलीस्कोप, वेव टेलीस्कोप, या फिर मान लीजिए हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इन तीनों का कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो वही चीज़ क्या है ना, हम थोड़ा सा डिफरेंस वे में डिफरेंस कर लेते हैं आपस में तीनों में, और अच्छी तरीके से उनको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हबल जो है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ लगभग 507 किलोमीटर रही है। उसके बाद हम करते हैं वेव, तो ये वेव जो है वो हमारी है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर एट सेकेंड सन लार्जेस्ट लैग्रैंड पॉइंट। अब ये कितना मिलियन, ये ओनली 507 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखते हैं हम 1.5 मिलियन किलोमीटर एट द सेकंड अर्थ लार्जेस्ट पॉइंट। ये और कहाँ पर है, ये जो लार्जेस्ट पॉइंट होते हैं अर्थ के, सन और अर्थ के, उसके सेकंड नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, सेकंड सन अर्थ लार्जेस्ट पॉइंट, ये भी है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद प्राइमरी मिरर की बात करेंगे, इसमें जो हबल में हमने किया है 2.4 मीटर का, और वेव में हमने किया है 6.5 मीटर का, और इसी तरीके से हर्शल में हमने किया था कितना, 3.5 मीटर का। उसके बाद हम सर्चिंग की बात करेंगे, यंग गैलेक्सी, तो यंग गैलेक्सी को खोजने का काम कौन कर रही है, हबल टेलीस्कोप, क्लियर है यहाँ तक। और न्यू बॉर्न गैलेक्सी, जो अभी नई बॉर्न हो रही हैं, देखिए अब सीधी सी बात है, जो कोई चीज़ दूर होगी तो वही तो पता कर पाएगी ना, तो वो वेव आपकी न्यू बॉर्न गैलेक्सी को करेगी और हबल आपकी यंग गैलेक्सी को। उसके बाद हर्शल की बात करेंगे, ये आपकी मोस्ट एक्टिवली स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी है। उसके बाद आगे देखिएगा सर्विस किसकी होती है, तो हबल की सर्विस होती है, बट वेव की सर्विस नहीं होगी और नहीं हर्शल की सर्विस होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि सर्विसेबल, हबल इज सर्विसेबल, वेव इज सर्विसेबल, है ना। तो अब जैसे क्वेश्चन दे दिया वेव इज सर्विसेबल, अब आप सोचेंगे कि हाँ सर्विस होगी, भाई वेव की सर्विस नहीं होगी, वो हमसे बहुत दूर है, वो न्यू बॉर्न वो भी गैलेक्सी को दिख रही है। अच्छा, वेवलेंथ क्या है इनकी, वेवलेंथ देख लेते हैं थोड़ी सी। तो विजिबल है, अल्ट्रावायलेट रेज है, पार्ट्स ऑफ नियर इंफ्रारेड, ये क्या है आपकी नियर और मिड इंफ्रारेड।
अच्छा, और ये कहाँ पर है आपकी फार इन्फ्रारेड, कहाँ पर है ये फार इन्फ्रारेड, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, है ना, इस पूरे आर्टिकल्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने देख ली। अब इस आर्टिकल को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपका। और यहाँ पे बस आपको इतना रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली में ये फीमेल से डिजीज़ है जिसमें ओवरी के ऊपर है ये, ठीक है। और बाद बाकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसमें वो हमने कर ली, जो सिलेबस से रिलेटिव थी अपनी वो हमने कर ली। उसके बाद कौन कौन से कंसेप्ट इसमें न्यू जुड़े आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, उनको भी हमने कर लिया। एक एमसीक्यू लगाया हमने यूपीएससी का, उसके बाद हमने अपना पीसी देखा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो वॉइस जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही रहा अभी, है ना। बाद बाकी आप इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश ये करें कि आपके जो भी साथी हैं, जो जानने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उनके साथ आप एक बार डिस्कस करें। और कोशिश ये करें कि द हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनको आप अपने सिलेबस से कनेक्ट करें, और उसके बाद स्टैटिक पोर्शन और करंट दोनों को अच्छी तरीके से, या तो चाहो ये पीडीएफ देख लो, पीडीएफ अपने पास रखो, है ना। तो पीडीएफ अपना 1-2 दिन बाद अपनी रिवाइज कर ली, है ना, और संडे को बैठ के सारी पीडीएफ को 10-10 5-5 मिनट के लिए स्क्रॉल कर लिया तो ओबियसली आपको याद हो जाएगा। तो अपना सेशन नहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।